Okay, students, we start class 10th, chapter 1st, life process, subject science. Today I discuss respiration types of respiration in organism. ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, सांस लेने का प्रोसेस और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है और एनर्जी रिड्यूस होती है। यह एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब फूड का डाइजेशन हो जाता है, फूड का डाइजेशन होने के बाद हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं और रेस्पायर के थ्रू ऑक्सीजन मिल जाता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होकर बॉडी के सेल में जाते हैं और बॉडी के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वहां पे कंप्लीट रेस्पिरेशन होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मेटेरियल के रूप में, वाटर यूरिन के रूप में, और जो एनर्जी फॉर्म होती है जो लाइफ प्रोसेस के लिए कंपल्सरी होती है वो होती है एटीपी, जिसका आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स, ब्रीथिंग। व्हाट इज द ब्रीथिंग? ब्रीथिंग इज a process intake the oxygen and release the carbon dioxide through the environments. ब्रीथिंग यानी सांस लेना, इसे कहते हैं सांस लेना, यानी एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लंग्स तक लिया जाता है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को ब्रीथिंग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट्स, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। अब हम लोग थोड़ा जानेंगे कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। रेस्पिरेशन मींस श्वसन, ब्रीथिंग मींस सांस लेना। तो सांस लेना और श्वसन दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो ये दो पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर आपको डिफरेंस बताया जा रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट, ब्रीथिंग is a physical process and respiration is a chemical process. यहाँ हम लोग ये समझेंगे कि जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है वो फिजिकल होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट से लंग्स तक ऑक्सीजन जाती है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है। तो ये फिजिकल प्रोसेस होता है। इसमें वैल्यूम ऑफ लंग्स जो वैल्यूम होती है वो घटती बढ़ती रहती है। ये फिजिकल प्रोसेस के थ्रू है। दूसरा, केमिकल प्रोसेस, जो ऑक्सीजन होती है ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी का फॉर्म करती है। तो ये केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें केमिकल कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट करके एनर्जी का फॉर्म करते हैं। तो रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। सेकेंड डिफरेंस, एयर प्रोसेस एनवायरनमेंट टू लंग्स ओनली। इस प्रोसेस में क्या होता है, ब्रीथिंग में जो एयर होती है, जो ऑक्सीजन होती है वो एयर से लंग्स तक ही जाती है, लंग्स से फिर एयर में आती है। बट रेस्पिरेशन क्या होता है, एयर से जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे लंग्स के थ्रू होते हुए, ब्लड के थ्रू होते हुए ये हमारे बॉडी के सेल में पहुंचती है और सेल के अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे ये केमिकल प्रोसेस करती है। तो इसलिए हम अच्छे से समझ सकते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे टू मेन डिफरेंस आपको बताया गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम लोग ये जानेंगे कि ये रेस्पिरेशन के थ्रू जो हम लोगों की बॉडी में एनर्जी फॉर्म होती है वो किस रूप में होती है, वो किस केमिकल सब्सटेंस के रूप में होती है। तो यहाँ पे दो केमिकल सब्सटेंस, एक तो एटीपी और दूसरा होता है एडीपी। ये हमारे बॉडी के अंदर एक प्रकार की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और दूसरा होता है एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी बनती है वो हमारे बॉडी में एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। लेकिन ये हमारे इस सेल प्रेजेंट द एडीपी
react with phosphate and energy to form ATP। यानी सेल के अंदर ये ADP ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहले से प्रेजेंट होता है जो फास्फेट से रिएक्ट करके एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है और ATP के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। यानी जो फूड के डाइजेशन के बाद जो एनर्जी फॉर्म होती है जो बनती है वो हमारे बॉडी की सेल के अंदर ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। लेकिन जब हम इसका यूज करते हैं उस एनर्जी का, उस स्टोरेज एनर्जी का यूज करते हैं, यानी ये एनर्जी हमारे मसल्स में, लीवर में, बॉडी के ऑर्गन में ये स्टोर हो जाती है, फिर आवश्यकता पड़ती है तो ये एटीपी कन्वर्ट इनटू द ADP फॉस्फेट एंड एनर्जी। तो इसलिए ATP जैसे ही इसकी आवश्यकता बनती है हमारे बॉडी के सेल में लाइफ प्रोसेस के लिए या कोई भी अदर वर्क करने के लिए, तो उसमें ATP ब्रेक डाउन इनटू ADP फॉस्फेट एंड एनर्जी। तो ATP कन्वर्ट होकर ADP बनाती है, फॉस्फेट में चेंज होकर फिर एनर्जी बनती है। यही एनर्जी यूजफुल होता है ईच ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये एनर्जी की जरूरत हमारे बॉडी में क्यों होती है और किस फॉर्म में होती है इनके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, नाउ डिस्कस द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के भी, अदर एग्जाम के लिए भी। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एरोबिक एंड एनारोबिक। तो we discuss the types of respiration. There are two types of respiration in organisms, plants and animals. जितने भी organisms होते हैं सभी में जो रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे वायु की श्वसन कहते हैं, और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो we discuss aerobic respiration. In this respiration, the presence of oxygen are called the aerobic respiration. जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। Look the chemical reaction. Glucose react with oxygen form pyruvate, and pyruvate convert into the carbon dioxide, water and 38 ATP यानी हाई कंसंट्रेट एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो इन दिस केमिकल रिएक्शन ये जो ग्लूकोज होता है सबसे पहले ये ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में, जो कि केमिकल कंपाउंड्स है। ये प्रोसेस हमारे बॉडी के, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द पायरुवेट। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज से पायरुवेट के बनने का जो प्रोसेस होता है वो ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में फॉर्म होता है। पायरुवेट फर्दर कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP. दिस प्रोसेस आर कॉल्ड क्रैब साइकिल। ये जो प्रोसेस होता है वो क्रैब साइकिल होती है, जिनका डिस्कस हम लोग ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल का डिस्कस हायर प्रोसेस में डिटेल में करेंगे। यहाँ हमें सिर्फ इसके प्रोसेस को समझना है। पायरुवेट कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ये जो प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये साइटोप्लाज्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, डॉग, स्नेक एंड मोस्ट प्लांट्स फॉर्मेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, ये एग्जांपल जो बताया गया है इन सभी में इस टाइप का रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कंप्लीट फूड का डाइजेशन होता है। नाउ डिस्कस एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन दिस प्रोसेस absence of oxygen for the energy. There are two types. First of all, the fermentation. This fermentation process, glucose convert into the pyruvate and pyruvate convert into the ethyl alcohol, carbon dioxide and ATP. इस fermentation में small organism, that is the microorganism,
यीस्ट एंड बैक्टीरिया। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केमिकल प्रोसेस करके फर्मेंटेशन मेथड से और केमिकल सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो ये बहुत थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, थोड़ी सी एनर्जी फॉर्म होती है। तो ग्लूकोज, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट, दिस प्रोसेस कॉल्ड glycolysis. In this process present the cytoplasm in the cell, ये cell के cytoplasm में होता है। And next pyruvate convert into the ethyl alcohol. Ethyl alcohol is organic compounds and carbon dioxide and 2 ATP, जहाँ पे 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। That is example microorganism, yeast and bacteria. And नेक्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक और टाइप है जो हमारे ह्यूमन की बॉडी में, ह्यूमन बींग्स के मसल में पाया जाता है। तो इसमें दो कंडीशन दिखाया गया है, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और दूसरा होता है ह्यूमन मसल्स में। तो ह्यूमन मसल में ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्म, दिस प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, एंड पायरुवेट कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड एटीपी, यानी लैक्टिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हमारे बॉडी में फॉर्म होता है और थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है। अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो हम लोग की बॉडी होती है, जब हम हार्ड वर्क करते हैं और उस पीरियड में पर्याप्त एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू का एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में ये ह्यूमन की मसल के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन न पाने की वजह से कुछ समय के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और वो क्या करता है, बिना ऑक्सीजन की एब्सेंसी के बगैर एनर्जी को फॉर्म करती है, आवश्यकता की पूर्ति करती है। इसीलिए जब हार्ड वर्क कर देते हैं तो इससे हमारे मसल के अंदर इस लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से पेन होने लगता है, दर्द होता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी बनती है और फिर बाद में वो रिलैक्स हो जाती है, रेस्ट लेते हैं तो फिर आराम से वो रिलीज हो, ये जो लैक्टिक एसिड का जमाव होती है वो हर जगह क्लियर हो जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, ओके रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हम लोग ये जानेंगे कि प्लांट में किस प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, यानी प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं या एनिमल भी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि ऑल लिविंग बीइंग्स रेस्पायर्स, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सभी रेस्पिरेशन करते हैं। तो प्लांट्स कब करते हैं, यानी ऑल टाइम 24 घंटे, यानी मतलब डे और नाइट। डे टाइम में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जो ऑक्सीजन बनती है उसी ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। लेकिन नाइट के समय में क्या होता है कि जब वो फोटोसिंथेसाइज नहीं करते हैं उस समय ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस, जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है वही होता है कि हम लोगों ने रेस्पिरेशन में देखा। तो यहाँ पे प्लांट में ऑल टाइम 24 आवर्स रेस्पिरेशन होता रहता है। कैसे होता है, कौन कौन से प्रोसेस हैं, ये के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, प्लांट गेट्स ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। प्लांट्स जो ऑक्सीजन लेते हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू लेते हैं। ये डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है कि द ऑक्सीजन गेट इनटू वन सेल टू अनदर सेल। जब ऑक्सीजन एक सेल से दूसरे सेल में पास करती है तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है, जो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, यानी केमिकल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर ये डिपेंड करता है कि सेल टू सेल ऑक्सीजन वन प्लेस टू अनदर प्लेस पास करती है। तो प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेशन इन द रूट्स। अब यहाँ पे हम लोग प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट्स, प्लांट का जो रूट है, स्टेम है, लिप्स है, इन सभी पार्ट से रेस्पिरेशन होते हैं। तो ये हमें जानना है कि रेस्पिरेशन इन रूट्स बाय डिफ्यूजन। जो प्लांट की रूट होती है वो भी रेस्पिरेशन करती है, लेकिन कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू। ये कैसे होता है, जो प्लांट की रूट होती है वो सॉइल में होती है, सॉइल के पार्टिकल के बीच में ये बाउंड होती है। जैसे ही वाटर प्लांट को दिया जाता है, सॉइल को दिया जाता है, प्लांट की रूट को दिया जाता है, तो उस सॉइल के पार्टिकल के बीच में
ऑक्सीजन होता है, क्योंकि वाटर के थ्रू ऑक्सीजन सॉइल में जुड़ा रहता है और प्लांट की रूट उस सॉइल के कांटेक्ट में होती है, तो इसलिए डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन प्लांट सॉइल से प्लांट की रूट में आ जाती है और रूट से डिफ्यूजन द्वारा पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इस प्रोसेस यानी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू प्लांट की जो रूट होती है, प्लांट की रूट में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचती है और ये मटेरियल लाने के लिए प्लांट की बॉडी में जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो ट्रांसलोकेशन और एब्जॉर्प्शन का ऑपरेट करते हैं। तो प्लांट की रूट में जाइलम होती है, जाइलम मिनरल और वाटर सब्सटेंस को डिस्ट्रीब्यूट करती है पूरे होल बॉडी में। तो इस प्रकार ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू रूट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट पॉइंट्स, रेस्पिरेशन इन स्टेम बाय स्टोमेटा। अब प्लांट की जो स्टेम होती है, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। कैसे? कि प्लांट की स्टेम में भी जगह जगह पे जो ग्रीन पार्ट होता है या विदाउट ग्रीन वाला पार्ट में भी जगह जगह माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, माइन्यूट होल्स होते हैं। उस होल के थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंजिंग करता है। तो ये बाय स्टोमेटा इज ए माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट द outer surface of the stem. This stomata work extending of the gases. इस स्टोमेटा का वर्क होता है कि गैसों का ट्रांसपोर्टेशन करना, अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, ये अंदर आना और जाना। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन लिप्स बाय स्टोमेटा, यानी लिप्स जो होती है वो ग्रीन होती है और द lips are green, present the chlorophyll, and the lower surface present the minute pore called stomata. This stomata is exchanging of the gases. ये क्या करती है? स्टोमेटा गैसों का एक्सचेंज करती है जो अधिक मात्रा में लिप्स के सरफेस पर पाई जाती है, क्योंकि लिप्स ही फोटोसिंथेसिस करने का काम करती है और उसी स्टोमेटा के थ्रू ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसके थ्रू प्लांट की लीफ में गैसों का एक्सचेंजिंग होती है और इसी एक्सचेंजिंग के थ्रू ये प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, चाहे वो स्मॉल प्लांट हो या ट्रीज हो, प्लांट्स हो, सभी में ये प्रकार का प्रोसेस होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि एनिमल में डिफरेंट टाइप का रेस्पिरेशन होता है। तो कैसे होता है ये देखेंगे। ये डिफरेंट टाइप का होता है क्योंकि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म टू हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म ये सभी होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी इन सब के बारे में देखेंगे कि कैसे जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, उनमें किस प्रकार का रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म intake the oxygen through the cell membrane by the diffusion। यहाँ पे जो एक कोशिकी प्राणी होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और प्रोटोजोअन्स, ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी, अपने सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये एक्सचेंजिंग करते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोटोजोअन्स, ये बॉडी क्योंकि इनकी सिंगल बॉडी होती है, एक ही सेल का बना होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर और बॉडी से बाहर की ओर ये एक्सचेंजिंग होता है। नेक्स्ट, अर्थवर्म यानी एनिलिडा में किस प्रकार का होता है? तो एनिलिड्स, ऑल द एनिलिड्स थ्रू द रेस्पिरेशन बाय द स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, लेकिन ये स्किन के थ्रू, क्योंकि आउटर बॉडी पूरी कवर्ड होती है स्किन से, और स्किन के थ्रू ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एनवायरनमेंट से या वाटर में है एक्वेटिक एनिमल्स, तो उनमें जो है ये स्किन के थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैस का एक्सचेंजिंग होता है। नेक्स्ट, एक्वेटिक एनिमल्स, फॉर एग्जांपल फिश और फ्रॉग्स बाय द गिल्स। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जल में पाए जाने वाले एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जीव होते हैं, ऐसे जीवों में जो रेस्पिरेशन होता है
वह गिल्स के द्वारा होता है, क्योंकि गिल्स का एक काम होता है कि वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको कन्वर्ट करके उनको ऑक्सीजन देता है। नेक्स्ट पॉइंट्स, इंसेक्ट यानी आर्थ्रोपोड्स। जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो कि इनकी कैटेगरी बहुत लंबी होती है, तो इनमें एयर ट्यूब पाई जाती है या ट्रैकिया कहा जा सकता है, जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। ऑल द इंसेक्ट एक्सचेंजिंग ऑफ द गैसेस, एयर ट्यूब और ट्रैकिया, ये इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है। इसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू जो भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं यानी रेस्पिरेशन करते हैं। नाउ डिस्कस लैंड एनिमल्स। जो लैंड यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, इनमें स्किन और लंग्स दोनों के थ्रू होती हैं, यानी स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं और लंग्स के भी थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है जो गैस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रेस्पिरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन और अदर एनिमल्स etc. ओके, ओके स्टूडेंट्स, we discuss respiratory system in human beings। ह्यूमन में किस प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसे कि हम लोग इसके पहले डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स पूरा ह्यूमन में पहले वाले जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उनके बारे में देखे थे। ठीक उसी प्रकार का हर सिस्टम में मेनी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वैसे ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन में भी ये कई ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी। तो इन दिस सिस्टम प्रेजेंट मेनी ऑर्गन्स इन्वॉल्व, each one by one, so to the figure in human beings. This is the respiratory system of the human beings। ये पूरा ह्यूमन बीइंग्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजिंग होती है। तो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर मेनी पार्ट्स। फर्स्ट इज द नोज। So nose is the outer parts through the environments inside the oxygen and carbon dioxide outside। यह सबसे बाहर का ऑर्गन होता है जिसके थ्रू बाहर से ऑक्सीजन नोज के अंदर जाती है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में छोड़ दी जाती है। तो इट इज द आउटर पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। यह रेस्पिरेटरी पार्ट होता है, यानी नोज होता है, उस नोज के अंदर नोज एक ही होता है लेकिन उसके अंदर दो पोर्शंस होते हैं, दो होल्स होते हैं, दोनों के थ्रू ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पास करता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट नेजल कैविटी, यानी जिसे नासापुर कहते हैं, नोज के जस्ट पीछे का पार्ट होता है। तो इट इज अ बैक पार्ट ऑफ द नोज। इट इज अ कैविटी फिल इन द एयर। यह क्या होता है, कैविटी होती है, बीच में खाली स्थान होता है जो हवा से भरी होती है। इसकी पार्ट में अंदर से म्यूकस का सिक्रेशन होता है और इसके अंदर वाले पार्ट में हेयर होते हैं, जो कि बाहर से एयर के साथ आए हुए डस्ट या वेस्ट मटेरियल को या बैक्टीरिया जैसी चीजों को या अपनी उलझा लेते हैं और उसको आगे की ओर पास नहीं होने देते हैं। तो इस कैविटी के अंदर म्यूकस का सिक्रेशन होता है, जो कि जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, बैक्टीरिया फंगस, उनको अंदर नहीं जाने देते हैं इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू। तो ये नेजल कैविटी होती है, नासाबुहर से कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट्स फायरिंग्स। फायरिंग्स इज द पार्ट्स ऑफ नेजल कैविटी एंड लैरिंग्स। यह बीच का पार्ट होता है जो कि नेजल कैविटी और लैरिंग्स के बीच का होता है। ये यहां से ऑक्सीजन पास होकर के आगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें देखना है, जो फायरिंग्स होता है ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें भी फायरिंग्स आया था और इसमें भी आया था, क्योंकि यहाँ पे जो फूड पाइप है और जो एयर पाइप है, दोनों का कनेक्शन इसी पार्ट से होकर जाता है, जिसकी वजह से हम लोग
जो रेस्पिरेशन करते हैं, जो सांस लेते हैं, माउथ से भी कर सकते हैं और नोज के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का कनेक्शन एक ही होता है, वो इसी पार्ट में होता है फायरिंग्स के थ्रू। यानी इसमें 22 होल होते हैं, जो एक तरफ माउथ से और दूसरी तरफ ये नोज की तरफ से इसका कनेक्शन होता है। तो ये फुल पाइप है और ये एयर पाइप है, तो यहाँ पे ये दोनों का कनेक्शन है, ये फायरिंग्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स इज द नेक्स्ट पार्ट्स थ्रू द ट्रैकिया। ये ट्रैकिया जो खुलने वाला ये लैरिंग्स पार्ट होता है, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं या साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। यानी जो भी हम लोग बोलते हैं या कोई भी साउंड क्रिएट करते हैं, तो ये इसी का एक बॉक्स होता है जो हमारे इस नेक रीजन में होता है, लैरिंग्स कहलाता है। इसी से कोई भी साउंड क्रिएट होती है, तो ये साउंड बॉक्स कहा जाता है, जो कि इस ट्रैकिया के ऊपरी सरफेस पर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये लैरिंग्स कहलाता है। यही पे बोलने का जो साउंड क्रिएट होता है उसका ये बॉक्स होता है, जो कि ट्रैकिया की सरफेस होता है। नेक्स्ट हम तो कहां से कहां पे लैरिंग्स हो गया था। नेक्स्ट ट्रैकिया। ट्रैकिया इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स व्हिच पासेस थ्रू द लंग्स। ये जो होती है ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, जो कि दो आगे की चलकर दो ब्रांचेस की हो जाती है और ये लंग्स में खुलती है। तो ये लंग्स के अंदर ब्रांक्यूल्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये ब्रांक्यूल्स क्या होती है, ये दो पार्ट में होकर के एक मोटी पार्ट होती है। ये ब्रांक्यूल्स आगे को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसे ब्रोंकस, ब्रांक्यूल्स और लास्ट में ये एल्वियोलाई होती है, जो कि ये बॉल शेप का होता है। ये बॉल शेप का यानी ऑक्सीजन जो आती है इस लंग्स के अंदर, जो ब्रांक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकस होता है, ब्रांक्यूल्स होता है, एल्वियोलाई, और यहां से होकर के इस लंग्स की वॉल के अंदर जो टिश्यू होती है, उस टिश्यू के अंदर ये डिसॉल्व हो जाता है, यानी एक्सचेंजिंग हो जाती है, ब्लड मिल जाती है और ब्लड से पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। तो ये ब्रोंकस, ब्रांक्यूल्स, क्योंकि ये लंग्स की वैल्यू जो होती है घटती बढ़ती रहती है, जैसे ऑक्सीजन आया इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, फिर कार्बन से बाहर निकला, तो ये एक वैल्यू प्रोसेस होता है, घटता बढ़ता रहता है। लंग्स ये गुब्बारे वैल्यू की तरह होती है। इसके बाद हम लोग ये डिस्कस करते हैं डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, इस लंग्स के साथ नीचे की ओर एक सेपरेट रखने का एक ऑर्गन होता है, जो इसको सुरक्षित रखता है, जिससे कि लंग्स की साइड को न अधिक हो न कम हो, एक लिमिट के हिसाब से ये घटता बढ़ता है। तो ये नीचे का एक कार्टिलेज का बना हुआ ये कवरिंग होती है, जो इसकी सुरक्षा करती है, लंग्स से खिंचाव, तनाव और दबाव से ये बचाती है। तो ये बीच में इसमें चेस्ट कैविटी होती है, इसी पर चेस्ट रीजन होता है, इसकी वजह से हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। तो ये वैल्यू घटते बढ़ने से इनकी साइज घटती बढ़ती रहती है, तो उसको ये मेंटेन के रखता है। ओके स्टूडेंट्स।